नमस्कार। वीडियो की इस अंक में देखते हैं माइंड मैप पर आधारित यानी बेस्ड ऑन माइंड मैप जीएस वर्ड का एक महत्वपूर्ण नोट्स है, उस पर आधारित इस महत्वपूर्ण लेक्चर को देखते हैं। इसमें हम भारतीय इतिहास यानी इंडियन हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को इसमें इस लेक्चर में देखेंगे। और ये देखें तो प्रारंभिक परिचय यानी पीटी स्पेशल है। यह अंक देखें तो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी यानी आरओ एआरओ एग्जाम 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। साथ ही यह उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा ही आयोजित अपर पीटी एग्जाम 2025 के लिए भी अंक अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इसके अलावा एसपीएससी यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन यानी राज्य लोक सेवा आयोग के अंतर्गत बीपीएससी, एमपीएससी, जीपीएससी, यूपीपीएससी, साथ ही संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी, यूपी ट्रिपल एस सी यानी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ और एसएससी, इसके अलावा शिक्षक भर्ती के लिए भी अंक अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो इसमें ध्यान दें कि इसमें जो इंडेक्स है यानी विषय सूची, इसके अंतर्गत देखें तो जो ये टॉपिक दी गई है एंशिएंट हिस्ट्री यानी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, देखें तो इसमें जो ये महत्वपूर्ण टॉपिक है इस पर आधारित जो लेक्चर है वो बनाकर इस चैनल पर अपलोडेड है, प्लेलिस्ट में भी उपलब्ध है, आप इसको सर्च करके देख सकते हैं इस चैनल पर। इसके अलावा देखें मध्यकालीन भारत यानी मिडिल इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत इस सारी टॉपिक पर भी लेक्चर बनाकर इस चैनल पर अपलोडेड है और प्लेलिस्ट में भी उपलब्ध है, इसको आप सर्च करके देख सकते हैं इस चैनल पर। तो मध्यकालीन भारत भी कंप्लीट हो चुका है। अब इस लेक्चर में आधुनिक भारत के अंतर्गत जो हम देखने जा रहे हैं इन टॉपिकों को महत्वपूर्ण लेक्चर के रूप में बनाकर इस चैनल पर अपलोड किया जाएगा, तो आप इस चैनल को लगातार देखते रहें। तो आधुनिक भारत के अंतर्गत जो पहली टॉपिक इसमें है पुर्तगाली शासन को इस लेक्चर में देखेंगे हम। तो आधुनिक भारत को शुरू करते हैं, सारी टॉपिक इसमें इंपॉर्टेंट है एग्जाम दृष्टिकोण से। आधुनिक भारत के अंतर्गत देखें तो इसमें उत्तरकालीन मुगल सम्राट को हमने कल इसमें देखा कि उत्तरवर्ती जो मुगल सम्राट या शासक थे और अन्य राज्य को हमने कल के लेक्चर में महत्वपूर्ण से चर्चा किया था। जैसा कि हमने कल के लेक्चर में जानकारी दी थी कि देखें औरंगजेब का जो शासन काल था वह सबसे विस्तृत था, यानी मुगल साम्राज्य के अंतर्गत देखें तो औरंगजेब का शासनकाल सबसे विस्तार या विस्तृत रूप से था, जबकि शाह आलम द्वितीय या जिसको अली गौहर के नाम से जानते हैं कि शासनकाल में जो इसका विस्तार था यानी मुगल काल का विस्तार था वह दिल्ली से पालन तक सिमट गया था। और हम चर्चा करें उत्तरकालीन मुगल सम्राट के अंतर्गत देख रहे हैं, जिसमें वैसे तो मुख्य रूप से 9 ही उत्तर मुगलकालीन सम्राट हुए या शासक हुए, लेकिन ओवरऑल 11 हुए, क्योंकि 2 जो इसमें होते हैं वो 1 साल के अंदर में ही 2 शासक बनते हैं, सैयद बंधु, जिस पर हमने कल महत्वपूर्ण से चर्चा किया था। तो ये उत्तरकालीन मुगल शासक या सम्राट और अन्य राज्यों कल के लेक्चर में देख लिया था। तो यहाँ पर देखना चाहें तो उत्तरवर्ती मुगल शासक ओवरऑल वैसे 11 हैं, तो इसमें कल हमने डिटेल में चर्चा कर लिया था। इसमें देखें पहला बहादुर शाह प्रथम है। बहादुर शाह जो है यह प्रथम जो है उत्तरकालीन मुगल सम्राट में पहला है, इसका समय 1707 से 1712 है। दूसरा जहांदार शाह है। तीसरा फर्रुखशियर है। और चौथा देखें तो रफ़ी दरजात है और रफ़ी उद्दौला 1 साल के अंदर में ही ये निपट लेते हैं दोनों। इसके बाद मोहम्मद शाह, जिसको रंगीला के नाम से जानते हैं, अहमद शाह, इसका समय यह है। आलमगीर द्वितीय यह है। शाह आलम द्वितीय है। शाह आलम द्वितीय, इसी को अली गौहर कहा जा रहा था। इसके बाद अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय, जिसको बहादुर शाह जफर के नाम से जानते हैं। और हमने देखा कि ये जो शाह आलम द्वितीय, इसका समय इसको अली गौहर के नाम से जाना जाता है कि शासनकाल में 1803 ईस्वी में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। और यह देखें तो यह शाह आलम द्वितीय ही है जिसका शासन सिमट करके सबसे न्यूनतम हो गया था, जबकि सबसे विस्तार जो था मुगल साम्राज्य के अंतर्गत देखें तो सबसे ज़्यादा विस्तार जो है मुगल साम्राज्य का वो औरंगजेब के समय हुआ था। औरंगजेब की मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य देखें तो 21 प्रांत थे, जिसमें ये सारी जानकारी है। कल के लेक्चर में हमने इसको विस्तार से दिया था। और उत्तरकालीन मुगल सम्राट या शासकों को याद करने का ट्रिक्स भी हमने कल के लेक्चर में चर्चा किया था, जिसमें जो 9 महत्वपूर्ण हैं उनके प्रथम नाम के अक्षर से हमने कल ट्रिक्स को याद किया था, जिसमें देखें तो ब, ज, फ, मू, ओ, आ, सा, आशा, अब, ये 9 महत्वपूर्ण शासक हैं। वैसे देखें मुगल जो साम्राज्य था उसमें 6 प्रमुख शासक हुए थे औरंगजेब तक, यानी संस्थापक बाबर से लेकर के औरंगजेब तक महत्वपूर्ण शासक हुए थे, जिसमें देखें तो बाबर, इसके बाद हुमायूं, अकबर द ग्रेट, इसके बाद जहांगीर, फिर शाहजहां और लास्ट में औरंगजेब आता है। हालांकि बीच में दारा शिकोह भी था, जिस पर हमने महत्वपूर्ण रूप से चर्चा किया था एग्जाम दृष्टिकोण से। जो दारा शिकोह था वह मुगल शासकों में सबसे विद्वान शासक है और सबसे महान शासक जो है वो अकबर द ग्रेट था। तो इसमें बहादुर शाह देखें तो बहादुर शाह प्रथम, ये ब है, ज इसमें जहांदार शाह था और फ इसमें फर्रुखशियर है। इन दोनों को हटा दिया गया है जो 1 साल के अंदर थे। इससे अ देखें तो आपका जो है इसमें, बल्कि मुँह देखें तो यह मोहम्मद शाह, जिसको रंगीला के नाम जानते हैं, और इसमें जो है आलमगीर द्वितीय है। और आ जो है
सॉरी, बल्कि इसमें अहमद शाह है और आ जो है आलमगीर द्वितीय है और शाह जो इसमें जो है शाह आलम द्वितीय है और इसमें है अकबर द्वितीय है और बहादुर शाह द्वितीय है, जिसको बहादुर शाह जफर के नाम से जानते हैं। तो इनके प्रथम अक्षर से इनको याद कर सकते हैं, जो 9 महत्वपूर्ण, हालांकि इसमें 1 साल के लिए 2 इसमें शामिल हुए थे। यहाँ थोड़ी सी जानकारी देखना चाहें तो यहाँ देख सकते हैं सैयद बंधुओं, जिनका नाम अब्दुल्ला खां हुसैन अली खां के सहयोग से फर्रुखसियर 1723 में बादशाह बना। इतिहास में सैयद बंधु राजा बनाने वाले किंग मेकर के नाम से प्रसिद्ध थे। ये हिंदुस्तानी गुट के अमीर थे। तो कल ये सारी जानकारी दी गई, इसलिए इसमें ज़्यादा विस्तार इसको नहीं करते हैं। इसमें देखें उत्तरवर्ती मुगल शासक एवं राज्य के अंतर्गत यहाँ पर जो है माइंड मैप के नोट्स में सारी जानकारी दी गई। इसको एक बार पुनर्वार मुगल के तौर पर आप सारी जानकारी को देख सकते हैं, इसलिए इस पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। ये सारा जो है इस ब्रांच यानी वृक्ष रूपी ब्रांच पर, इस नोट्स पर सारे चीज़ एक ही पेज पर कवर कर दिया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही आंग्ल मराठा जो 3 महत्वपूर्ण युद्ध होते हैं और उसकी संधियाँ, ये भी एग्जाम दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और इसमें जो भी नोटेड पॉइंट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम दृष्टिकोण से, इसको आप देख सकते हैं। और इस ब्रांच में जो है यानी वृक्ष रूपा जो शाखा दी गई, इसमें जो उत्तरकालीन मुगल सम्राट ही नहीं, उनके कार्य नहीं शामिल, बल्कि इसमें मुगलों से स्वतंत्र होने वाले राज्यों संस्थापक भी इसमें दिए गए। जिससे देखें तो चिंगिस खां को देखें तो हैदराबाद में आपशाही वंश की स्थापना करता है। अली गौहर शाह आलम द्वितीय के बारे में दिया गया है। इसके बाद देखें सादत खां जो है ये अवध का संस्थापक, जिसको बुरहान मुल्क की उपाधि जो है वह, यानी इसमें देखें जो सादत खां है इसको बुरहान उन मुल्क की उपाधि जो देता है वह मुगल सम्राट मोहम्मद शाह जो था, उसने सादत खां को बुरहान मुल्क की उपाधि दी थी। सादत खां का असली नाम मीर मोहम्मद अमीन था, तो इसको हमने देख लिया है कल के लेक्चर में। इसके बाद देख सकते हैं चिंगिस खां, यह जो है चिंगिस खां देखें तो इसने स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की स्थापना करता है। इसके बाद स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की स्थापना देखें तो सादुल्ला करता है। इत्यादि सारी जानकारी इसमें जाटुगत अफलातून सूरजमुल्क करते हैं, सारी जानकारी कल के लेक्चर में दी जा चुकी है, इसलिए इसमें यहाँ पर ज़्यादा विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही हमने नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण को भी देखा था। तो चलिए आज के लेक्चर में देखते हैं आधुनिक भारत यानी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को देखते हैं। इसकी शुरुआत देखें तो इसमें यूरोपीय कंपनियों के आगमन के क्रम से इसको शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ देखें अक्सर एग्जाम पूछता है कि यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन का क्रम क्या है। तो सबसे पहले जो भारत में आती हैं यूरोपीय कंपनियाँ, उसमें सबसे पहला पुर्तगाली हैं, दूसरे डच हैं, तीसरे अंग्रेज हैं। ध्यान देना है कि तीसरे नंबर पर अंग्रेज हैं, चौथे डेनिश हैं और आखिरी फ्रांसीसी। यानी पहले कौन है? पुर्तगाली हैं और आखिरी कौन है? फ्रांसीसी है। ये भी याद रखना है कि पुर्तगाली पहले हैं, यानी यूरोपीय कंपनियों में आने वाले में पहले हैं और जाने वाले में आखिरी हैं। यानी सबसे आखिरी में जो पुर्तगाली ही गए, सबसे पहले पुर्तगाली आए, सबसे आखिरी में पुर्तगाली ही भारत छोड़कर गए। तो यह क्रम इसका दिया गया, यूरोपीय कंपनियों के भारत आगमन का क्रम है। इस क्रम को याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी पुर्तगाली, डच, अंग्रेज तीसरे नंबर पर, डेनिश इसके लास्ट टाइम फ्रांसीसी हैं। और यूरोपीय कंपनियां कौन थी, इसको यहाँ देखें तो यूरोपीय कंपनी और स्थापना कब किया गया था। तो देखें पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 ईस्वी में की गई थी। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी देखें तो 1600 ईस्वी में की गई थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी देखें तो 1602 ईस्वी में की गई थी। डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी देखें तो 1616 में की गई थी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 ईस्वी में की गई थी और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731 में की गई थी। इसमें ध्यान दें कि जैसे देखें कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी देखें तो यह जो समय है अकबर द ग्रेट का समय है और ये अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी देखें तो ये 1600 ईस्वी, इसमें भी अकबर द ग्रेट के समय में ही ये दो क्या बल्कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी भी, यानी 3 कंपनियां जो है अकबर के समय में स्थापित की गई थी। हमने जैसा कि देखा था कि अकबर के समकालीन जो राजा थे, यानी अकबर की जो समकालीन अकबर का समय देखें तो 1556 से लेकर के 1605 जो है 1605 ईस्वी का समय, यानी 49 वर्ष का जो समय है, ये अकबर द ग्रेट का समय है। तो अकबर के समकालीन जो शासक थे विश्व में, उसमें रानी एलिजाबेथ शामिल हैं, जिनका समय देखेंगे तो 1558, यानी अकबर के 2 साल बाद 1558 से लेकर के 1603, यानी अकबर से इसमें भी 2 साल पहले ही तक इनका शासन है। तो 1603 ईस्वी तक इंग्लैंड की महारानी थी। उसी दौरान देखें तो 1600 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। उस दौरान अकबर का शासन था, जबकि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी भी अकबर के समय में स्थापित की गई, डच ईस्ट इंडिया कंपनी भी अकबर के समय में स्थापित की गई थी। अकबर के बाद देखें तो जहांगीर का समय देखा जाए तो जहांगीर का समय 1605 से लेकर के 1627 ईस्वी तक जो जहांगीर का समय है, जो कि अकबर का उत्तराधिकारी, इसका जो बचपन का नाम सलीम था। तो इसके समय देखें स्थापित जो कंपनियां हैं तो यह एक ही है, डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है जहांगीर के समय की गई थी। इसके बाद देखें 1664 ईस्वी में यह आपका जो है यह जो समय है 1664 यह औरंगजेब का समय है। यानी इसमें देख सकते हैं शाहजहां का जो समय था, यानी जहांगीर के इस समय के बाद शाहजहां का समय आता है, यानी खुर्रम खां का समय आता है और इसका समय 1627 से 1658
ईस्वी तक जो है शाहजहाँ का समय रहता है। और औरंगजेब का जो समय है वह 1658 से लेकर के 1707 ईस्वी तक जो है औरंगजेब का समय था। इसके समय है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो होती है औरंगजेब के समय होती है। और जबकि स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है यह उत्तरवर्ती मुगल काल के दौरान स्थापित होती है। यह कहने का आशय है कि स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है उत्तरकालीन मुगल सम्राट के अंतर्गत की जाती है। 1731 देखें तो यह जो समय है 1731 का, यह मोहम्मद शाह का समय है, यानी मोहम्मद शाह जिसको रंगीला के नाम से जानते हैं। तो इसका जो मोहम्मद शाह का जो समय था वह 1719 लेकर के 1748 का समय था। उसी दौरान स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी उत्तरकालीन मुगल सम्राट के शासन के अंतर्गत। उसमें शामिल आपका मोहम्मद शाह है। तो इसमें सबसे पहले हम पुर्तगाली को लेकर चलते हैं, जो कि यूरोपीय कंपनियों के भारत के आगमन के क्रम में सबसे पहले पुर्तगाली हैं। तो पुर्तगालियों के बारे में देखें तो पुर्तगालियों में देखें तो ये अल्मीडा, जिसका समय देखें 1505 से 1509, और अल्बुकर्क 1509 से 1515 ईस्वी तक इसका समय रहा है। तो इन सबों के बारे में देखें जो पुर्तगाली वायसराय थे, इन सबों के बारे में विस्तार से हम देखेंगे। तो सबसे पहले इसके हिस्ट्री के बारे में थोड़ी जानकारी पहले देख लेते हैं। देखें तो यूरोपीय कंपनियों में पुर्तगाली सबसे पहले भारत आए और सबसे बाद भारत से गए। इससे हमने चर्चा किया था कि यूरोपीय कंपनियों में पुर्तगाली सबसे पहले भारत आए और सबसे बाद में भारत से गए पुर्तगाली। और इसमें ध्यान दें तो वास्को डी गामा पहली बार आया था यह 1498 ईस्वी में भारत में, और दूसरी बार 1502 ईस्वी में। पहला पुर्तगाली जो भारत कालीकट आया अब्दुल मजीद गुजराती पथ प्रदर्शक ने मदद की थी। यानी इसके बारे में ध्यान दें तो 17 मई 1498, यानी यदि इसको डेट भी याद करेंगे तो 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट, ये पश्चिमी तट पर है कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की। ये तो पहला यात्री था जो कि 2 बार भारत की यात्रा किया, दूसरी बार 1502 में आया। दूसरा यात्री पुर्तगाल के देखें तो ये पेट्रो अल्बेयर्स कैब्रल था। तो पहला तो सबको याद आता है, दूसरा भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट रूप से याद किया जा सकता है कि दूसरा पुर्तगाली यात्री कौन था। तो ये पेट्रो अल्बेयर्स कैब्रल था। एस्तादो द इंडिया पुर्तगाली साम्राज्य को कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि एस्तादो द इंडिया किस साम्राज्य को कहते हैं। तो पुर्तगाली साम्राज्य को जो एस्तादो द इंडिया नाम से जाना जाता है। इसके बाद देखें तो पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में पुर्तगालियों ने बनाई, यानी पहली कमर्शियल कोठी जो है ये कोचीन में बनाई पुर्तगालियों ने। इसके बाद देखें तो मुगल शासक अकबर ने 1602 ईस्वी में पुर्तगालियों से सैन्य सहायता हेतु एक दूत गोवा भेजा। ये इंपॉर्टेंट है कि मुगल शासक अकबर ने 1602 ईस्वी में पुर्तगालियों से सैन्य सहायता हेतु एक दूत गोवा भेजा था। जैसा कि हमने अकबर द ग्रेट के बारे में जानकारी लेते हुए यह देखा था कि गुजरात विजय के दौरान अकबर सर्वप्रथम पुर्तगालियों से मिला था और यहीं उसने सर्वप्रथम समुद्र भी देखा था। गुजरात अभियान को इतिहासकार स्मिथ ने संसार के इतिहास का सर्वाधिक द्रुतगामी आक्रमण कहा था। जैसा कि हमने देखा था गुजरात जो विजित करता है अकबर, उस दौरान गुजरात का शासक जो मुजफ्फर खां थर्ड था और 1571 में जो है वह अकबर इसको विजित करता है, जीतता है। और इस दौरान मुगल सेनापति जो है वह खाने आजम सम्राट अकबर स्वयं था मुगल सेनापति के रूप में। जैसा कि हमने पूर्व में चर्चा कर लिया था कि अकबर द्वारा जीते गए प्रदेश में जो है 4 दक्षिण भारत के थे और आखिरी जो विजय होती है अकबर की प्रदेशों में वह दक्षिण भारत का ही प्रदेश असीरगढ़ था, जिसको उसने 1601 ईस्वी में विजित किया था। यानी अपनी मृत्यु से देखें तो 4 वर्ष पूर्व उसने आखिरी विजय प्राप्त किया था 1601 ईस्वी में असीरगढ़ को, और दक्षिण भारत से 4 जो प्रदेशों को जीता, इसमें खानदेश, दौलताबाद, अहमदनगर और असीरगढ़ था। और जबकि संपूर्ण रूप से देखें तो कुल मिलाकर 23, क्योंकि 19 जो है वह उत्तर भारत से थे, तो 23 जो है उसने प्रदेशों को जीता था अपने शासनकाल के दौरान। और पहला विजित जो प्रदेश था वह मालवा था, जिसका शासक बाज बहादुर था। 1561 ईस्वी में ही इसको विजित कर लिया था। और यहाँ का जो मुगल सेनापति उस दौरान था आदम खां और पीर मोहम्मद था। इस पर हमने चर्चा कर ली, इसलिए यहाँ ज़्यादा विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है। जबकि हमने देखा था कि जो मुगल काल उस दौरान जो यूरोपीय यात्री विदेशी यात्री आए थे उसमें अकबर के दौरान कौन आया था, इस पर हमने चर्चा कर लिया था। देख सकते हैं कि मुगल काल में आए विदेशी यात्री या यूरोपीय यात्री को देखें तो विदेशी यात्री और मुगल शासक तो राल्फ फिच जो है इंग्लैंड का ये विदेशी यात्री अकबर के समय में आया था। इसके बाद देखें तो सर टॉमस रो कैप्टन हॉकिंस इंग्लैंड के थे, जहांगीर के समय में आया था। इसके बाद फ्रांसिस वर्नियर फ्रांसीसी था शाहजहाँ के समय में, पीटर मुंडी इटली का शाहजहाँ के समय में, निकोला ओम नूची इटली का शाहजहाँ के समय में, और ट्रेवर नियर फ्रांसीसी ये भी शाहजहाँ के समय में। 4 इसमें शाहजहाँ, 1 जहांगीर और 1 अकबर के समय में ये जो विदेशी यात्री आए थे।
तो यहाँ पर हम देख लिया कि मुगल शासक अकबर ने 1602 ईस्वी में पुर्तगालियों से सैन्य सहायता के लिए गोवा भेजा था। पुर्तगालियों ने भारत में ईसाई धर्म को बढ़ावा यानी पुर्तगालियों ने भारत में ईसाई धर्म को बढ़ाने की कोशिश की। पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डिसूजा, जिसका समय 1542 से 1545 यानी 3 वर्ष का रहा, के साथ जेसुइट फ्रांसिस्को जेवियर भारत आया था। यानी जेसुइट जो यह था वह किसके साथ, जेसुइट का नाम क्या है, फ्रांसिस्को जेवियर। यह अल्फांसो डिसूजा पुर्तगाली गवर्नर के समय, जिसका 3 वर्ष का समय रहा, भारत आया था ईसाई धर्म के बढ़ाने के लिए, ईसाई धर्म के प्रचार करने के लिए। स्थापत्य में गोथिक शैली का आगमन हुआ, यानी पुर्तगालियों के आने से, या कह सकते हैं गोथिक शैली का आगमन किन के आने से हुआ, तो ये विदेशी यात्री जो थे वो पुर्तगाली थे। पुर्तगालियों के आने से स्थापत्य कला के रूप में गोथिक शैली का विकास हुआ, आगमन हुआ भारत में। इसके बाद देखें तो पुर्तगाली मध्य अमेरिका से आलू मक्का भी भारत लाए, यानी आलू और मक्का जो भारत की मूल फसल नहीं है, बल्कि यह देखें तो मध्य अमेरिका की फसल है, जिसको भारत में पुर्तगाली लाए थे। पुर्तगालियों ने भारत में तंबाकू की खेती, जहाज निर्माण, प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की, यानी पुर्तगाली भारत में तंबाकू की खेती की, यानी उससे पूर्व भारत में तंबाकू की खेती नहीं होती थी। जहाज निर्माण का कार्य भी पुर्तगालियों द्वारा ही शुरू किया गया। प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत भी भारत में जो है पुर्तगालियों ने किया। कार्टज यानी आमाडा काफिला व्यवस्था के तहत पुर्तगाली जहाज़ों को अनुमति पत्र देते थे, यानी कार्टज यानी इसको आमाडा काफिला कहते थे। व्यवस्था के तहत पुर्तगाली जहाज़ों को अनुमति पत्र देते थे, यानी जहाज़ों को अनुमति देने के पत्र को क्या कहते थे, तो कार्टज कहते थे, या आमाडा काफिला व्यवस्था थे। इसके वायसरायों के बारे में देख लें महत्वपूर्ण रूप से, तो इसमें सबसे पहला जो वायसराय वो अल्मीडा, इसका समय 1505 से 1509 है, तो इसके बारे में सबसे पहले देख लेते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं सबसे पहला जो प्रथम पुर्तगाली वायसराय ये अल्मीडा था, इसके बारे में देखें। तो प्रथम पुर्तगाली वायसराय अल्मीडा है। अल्मीडा ने किलवा बेसिन जो कोचीन में किले निर्मित किए। इसने मिस्र, तुर्की और बेगड़ा की सेना के साथ संघर्ष किया, यानी किसकी सेना के साथ संघर्ष किया, जो प्रथम पुर्तगाली वायसराय अल्मीडा था, तो मिस्र, तुर्की और बेगड़ा की सेना के साथ संघर्ष किया या युद्ध किया। इसके बाद देखें तो ब्लू वाटर पॉलिसी, यानी ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल नीति हिंद महासागर के प्रभुत्व के लिए चलाए थे, यही प्रथम पुर्तगाली वायसराय अल्मीडा ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इंडियन हिस्ट्री में कि ब्लू वाटर पॉलिसी किससे संबंधित है, पुर्तगालियों से संबंधित है। क्या तो ब्लू वाटर पॉलिसी जो है शांत जल नीति है। ब्लू वाटर पॉलिसी जो शांत जल नीति हिंद महासागर के प्रभुत्व के लिए चलाई थी पुर्तगालियों ने, और प्रथम पुर्तगाली वायसराय अल्मीडा ने चलाया था। दूसरा पुर्तगाली देखें तो ये अल्बुकर्क है। इसका जो है 1509 से 1515 तक इसका समय था। तो इसमें देखें दूसरा पुर्तगाली वायसराय था, हिंदू महिलाओं से विवाह की नीति अपनाई, यानी हिंदू महिलाओं से विवाह की नीति को इसने प्रोत्साहन दिया या बढ़ावा दिया, दूसरा वायसराय अल्बुकर्क। 1510 इसमें बीजापुर जो शासक था बीजापुर का, यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया। कौन, अल्बुकर्क, दूसरा वायसराय। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक नींव रखी, यानी भारत में पुर्तगाली शक्ति के वास्तविक संस्थापक यही दूसरे वायसराय अल्बुकर्क को ही माना जाता है। इसके बाद देखते हैं यह नीनो दी कुन्हा को देखें। इसका समय जो है 1529 है। पुर्तगाली मुख्यालय को कोचीन से गोवा लाया नीनो दी कुन्हा। बंगाल में पुर्तगाली प्रभाव में वृद्धि का प्रयास किया, यही नीनो दी कुन्हा ने किया। अन्य तत्व को यानी अदर फैक्ट को इसमें देख लेते हैं। तो ये देखें 1530 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा को अपने भारतीय राज्य की राजधानी बनाया, यानी 1530 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा को अपने भारतीय राज्य की राजधानी बनाया। 1535 ईस्वी में इसके 5 साल बाद पुर्तगालियों ने द्वीप पर अधिकार कर लिया, यानी दमन और द्वीप पर अधिकार कर लिया। 1612 ईस्वी में स्वाली का युद्ध, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि स्वाली का युद्ध कब हुआ था और किसके बीच में हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो स्वाली का युद्ध पुर्तगाली और अंग्रेज के बीच में, अंग्रेज अधिकारी तो थॉमस बेस्ट था। तो स्वाली का युद्ध जो है वो पुर्तगाली और अंग्रेजों के बीच में 1612 ईस्वी में हुआ था। उस दौरान अंग्रेज अधिकारी थॉमस बेस्ट था। 1661 ईस्वी में देखें तो पुर्तगाली सरकार ने ब्रिटेन को बम्बई दहेज के रूप में दिया था, यानी 1661 ईस्वी में क्या किया था, पुर्तगाली सरकार ने ब्रिटेन को बम्बई दहेज के रूप में दिया था। इसको इस प्रकार से विस्तार समझें तो 1661 ईस्वी का जो समय 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेंगेजा, यानी जो पुर्तगाल की राजकुमारी थी उनका नाम कैथरीन ऑफ ब्रेंगेजा था, एवं ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह हुआ था। इस अवसर पर दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को बम्बई प्रदान किया था, यानी दहेज के रूप में दिया था ब्रिटेन को बम्बई को, यानी आज का मुंबई है उस दौरान बम्बई था।
और इसको यानी बम्बई को जो है 1668 में, यानी इसके 7 साल बाद 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। यानी 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को बम्बई दे दिया था। तो 1687 में अंग्रेजों ने पश्चिमी तट का मुख्यालय सूरत से हटाकर बम्बई बनाया था। हालांकि हम उसमें आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। तो हमने देखा इस अल्मीडा के बारे में। तो देखें 1505 ईस्वी में फ्रांसिस द अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। दूसरा देखें तो 1509 ईस्वी में अल्फांसो द अल्बुक भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बना। और इसमें ध्यान दें तो दक्षिणी पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती संथोमी थी। पुर्तगालियों के बाद भारत में डच लोग आए। पहला डच यात्री कर्नेलियन हाउटमैन 1596 ईस्वी में भारत के पूर्व सुमात्रा पहुंचा था। यानी 1596 ईस्वी में भारत के पूर्व सुमात्रा पहुंचा था। तो डचों के बारे में जानकारी आगे देंगे। सर्वप्रथम इसमें हम पुर्तगालियों के बारे में विस्तार समझ लेते हैं। इसके बाद जो है डचों के बारे में देखेंगे। यानी दूसरे क्रम पर जो डच आए थे उसके बारे में आगे देखते हैं। लेकिन सबसे पहले हम इसमें पुर्तगालियों के बारे में थोड़ा अन्य सोर्स यानी सेलेक्टेड नोट्स जो समसामयिक घटना चक्र का उससे भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं यह जो आपका नोट्स है समसामयिक घटना चक्र का नोट्स है। अभी हमने बेस्ड ऑन माइंड मैप जीएस वर्ड के नोट्स को देख रहे थे। तो इसमें आधुनिक भारत को देखें तो यूरोपीय कंपनियों का आगमन में सबसे पहला हमने पुर्तगाली को देखा, इसके बाद डच थे। तो यहाँ पुर्तगाली के बारे में थोड़ी सी और विस्तार कर लेते हैं। तो देखें इस नोट्स के माध्यम से तो पुर्तगालियों में सबसे पहला जो वास्को डिगामा आया 1498 में। इसे देखें तो भारत के लिए नए समुद्री मार्ग की खोजने की अहमद इब्न मजीद इसका सहायक था, यानी पथ प्रदर्शक था। लौटते समय साथ में ले गए काली मिर्च के व्यापार से 60 गुना अधिक मुनाफे की प्राप्ति हुई वास्को डी गामा को। कालीकट का शासक जमोरिन द्वारा स्वागत किया गया था। उस दौरान कालीकट का यानी पश्चिमी तट पर जो कालीकट है वहाँ का शासक उस दौरान जमोरिन था। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम दृष्टिकोण से अक्सर पूछा जाता है। अगला देखें जो इसमें प्रथम वायसराय बनकर आता है यह तो खोजकर्ता के रूप में समुद्री मार्ग का वास्को डी गामा। इसके बाद फ्रांसिसो द अल्मीडा देखें जो प्रथम वायसराय बनकर आता है भारत में। इसमें देखें तो भारत में पदभार ग्रहण करने वाला प्रथम पुर्तगाली वायसराय यह फ्रांसिसो द अल्मीडा था। इसका समय 1505 से 1509 ईस्वी है। ब्लू वाटर पॉलिसी यानी नीले, इसका मतलब शांत जल नीति का प्रतिपादक, यानी हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापना के लिए अक्सर पूछा जाता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी किससे संबंधित है। तो हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापना से संबंधित है। और यह जो प्रथम पुर्तगाली वायसराय था अल्मीडा की देन है। और कौन से जो थे स्थापित किए थे तो पुर्तगालियों ने स्थापित करने का प्रयास किया था, यह स्थापना किया था। प्रभुत्व स्थापना हेतु यह ब्लू वाटर पॉलिसी लाए थे। दूसरा देखें इसमें जो पुर्तगाली वायसराय उसमें अल्फोंसो द अल्बुकर्क है। इसके बारे में देखें तो भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक इसको माना जाता है। 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाही से गोवा छीन लिया। कोचीन भारत में प्रथम यूरोपीय एवं पुर्तगाली दुर्ग का निर्माता रहा। 1503 ईस्वी से निर्माण कराया। मलक्का दक्षिण पूर्व एशिया की प्रमुख मंडी, मलक्का जो है यह दक्षिण पूर्व एशिया के प्रमुख मंडी के रूप में जानते हैं इसको। एवं हुरमुज फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित यह हुरमुज है पर अधिकार इसने किया। इसमें ज्योग्राफी को भी ऐड कर लेते हैं। जैसा कि हमने देखा मलक्का जो था यह जल संधि, तो मलक्का जल संधि और हुरमुज को देख लेते हैं इसमें। तो मलक्का जल संधि देखें तो किस को जोड़ती है तो अंडमान सागर दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है यह मलक्का जल संधि जो है। यह भौगोलिक स्थिति इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में यह जो है मलक्का जल संधि है। और हार्मुज जल संधि देखें तो यह फारस की खाड़ी ओमान की खाड़ी के बीच में यह ओमान और ईरान को जोड़ती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भौगोलिक दृष्टिकोण से। अन्य को भी आप देखना चाहें तो यहाँ पर देख सकते हैं। या अन्य पर भी हालांकि दो ही चर्चा करने के लिए हमने ज्योग्राफी के इस नोट्स को शामिल इसमें किया है। इसमें हमने देखा कि जो अल्फांसो द अल्बुकर्क जो वास्तविक संस्थापक पुर्तगालियों का रहा, यानी वास्तविक संस्थापक भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक। और इसमें मलक्का यानी दक्षिण पूर्व एशिया की प्रमुख मंडी कही जाती है। इसमें वही ज्योग्राफी के रूप में देखा कि मलक्का जल संधि जो है मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में ये जोड़ने काम करता है। हुरमुज जो कि फारस के खाड़ी के मुहाने पर स्थित है, इस पर अधिकार किसने किया? अल्फांसो द अल्बुकर्क ने किया। और ये हमने देखा कि जो हुरमुज है यह फारस तथा यह जो हरमुज है यह देखें तो ओमान था ईरान को अलग करती है खाड़ी। इसके बाद नोट्स में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी आती है। तो इसके पहले जो दूसरा आया था उसको डच को हम देखेंगे, लेकिन इससे पहले इसमें परीक्षा उपयोगी दृष्टि को देख लेते हैं पुर्तगालियों पर आधारित। तो इसमें देखें नीले जल की नीति यानी ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है। तो फ्रांसिसो द अल्मीडा है यानी प्रथम वायसराय जो यह रहा है पुर्तगालियों का प्रथम वायसराय। इसको हमने देखा यहाँ पर यह जो है ब्लू वाटर पॉलिसी नीले या शांत जल नीति का प्रतिपादक रहा है। और किसके लिए? हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापना के लिए।
तो ये अक्सर यहाँ पूछता है, इसलिए यहाँ परीक्षा की दृष्टि से दिया गया है। वास्को डी गामा कालीकट कब पहुंचा था? 1498 पहली बार। दूसरी बात जो है 1502 ईस्वी में, हमने इसको समझ लिया है। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में था तो फ्रांसिसो दी अल्मीडा था। वास्को डी गामा कालीकट में स्वागत किया था जमूरियन शासक उस दौरान था। सही सुमिलित है तो यहाँ देख सकते हैं समुद्री यात्री और देश वास्को डी गामा पुर्तगाल का, क्रिस्टोफर कोलंबस इटली का था, कैप्टन कुक यूनाइटेड किंगडम का था, तस्मान हालैंड या नीदरलैंड का था। नीदरलैंड हालैंड एक ही, ध्यान देना है। यह तस्मान जो समुद्री यात्री था। इसके बाद सूची फर्स्ट सूची सेकंड यहाँ देख सकते हैं। खोजकर्ता और जन्मस्थान जैक्स कार्टियर, यह फ्रांस का था, या इसका जन्म फ्रांस में हुआ था। सर फ्रांसिस ड्रेक देखें तो यूनाइटेड किंगडम में इसका जन्म हुआ था। फर्डिनेंड मैग्नन एक पुर्तगाली था। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक देखें तो ये अल्बुकर्क था, जो दूसरा वायसराय था। पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण कराया था, कोचीन में किया था। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाली यूरोपीय शक्ति थी, ये पुर्तगाली थे। हमने देखा इसकी स्थापना अकबर के समय में ही हो गई थी। भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था, पुर्तगालियों ने किया था। इसके बाद देखें तो यह है बंगाल की बंदेल, चिंसुरा, हुगली तथा श्रीरामपुर फैक्ट्री में से जो डचों द्वारा स्थापित की गई थी हुगली एवं चिंसुरा में। हालांकि डच को हम देखेंगे दूसरे जो आने वाले यात्रियों में डच शामिल थे, उस पर हम चर्चा करेंगे। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति थे तो पुर्तगाली थे। इसके बाद देखें यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन क्रम में जो सबसे पहला हमने पुर्तगालियों के बारे में विस्तार समझ लिया। दूसरे जो है डच हैं, इसके बारे में देखते हैं माइंड मैप के नोट्स के माध्यम से। डच को यहाँ पर देख सकते हैं, डच ये थे। तो डचों में देखें तो ये हाईलैंड या नीदरलैंड के निवासी जो थे, ये डच कहलाए। पहला डच यात्री हाउटमैन 1596 में सुमात्रा पहुंचा, यानी भारत के बाहर जो देखें इंडोनेशिया की राजधानी जो सुमात्रा है दक्षिण पूर्व एशिया के देश में, वहाँ पहुंचा था सबसे पहले। भारत ना आकर के ये सुमात्रा पहुंच गया था। और पहला डच यात्री कौन था? हाउटमैन था। यानी डच का मतलब हाईलैंड या नीदरलैंड के निवासी जो थे, इनको डच कहा जाता है, ध्यान देना है। आगे इसमें देखें तो डचों की पहली व्यापारिक कोठी 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में स्थापित की गई। दूसरी कोठी इनकी पुलिकट में थी। 1616 ईस्वी में सूरत में इन्होंने अपनी कोठी बनाई। पुलिकट में डच अपने स्वर्ण ए पेगोडा सिक्के ढालते थे, यानी पुलिकट में जो है, यानी दूसरी कोठी पुलिकट में बनाए तो पुलिकट में डच अपने स्वर्ण ए पेगोडा जो कि एक सिक्का था उसको ढालते थे। चिंसुरा के डच किले, इस पर देखा था, चिंसुरा के डच किले को गुस्ताउस फोर्ट, यानी चिंसुरा के जो कलकत्ता में था, आदमी कलकत्ता, उसमें चिंसुरा के डच किले को गुस्ताउस फोर्ट कहा जाता था। डच भारत में मुख्यतः सूती वस्त्र का व्यापार करते थे। ध्यान देना है कि डच भारत में क्या करते थे? मुख्यतः सूती वस्त्र का व्यापार करते थे। डचों ने पुर्तगालियों को हराया और कोच्चि में फोर्ट विलियम 1663 ईस्वी का निर्माण किया। कार्टेल व्यवस्था डचों के व्यापार से जुड़ी थी, यानी कार्टेल व्यवस्था किससे जुड़ी थी? डचों के व्यापार से जुड़ी हुई थी। और जबकि पुर्तगालियों के व्यापार को हमने देखा था, पुर्तगालियों के व्यापार से जुड़ी जो व्यवस्था थी, बल्कि पुर्तगालियों की जो व्यवस्था थी वो अमाडा काफिला थे। ये कार्टेज व्यवस्था थी। इस व्यवस्था के तहत पुर्तगाली जहाज़ों को अनुमति पत्र देते थे। कार्टेज व्यवस्था, अमाडा काफिला व्यवस्था। जबकि इसमें कार्टेज व्यवस्था डचों के व्यापार से जुड़ी थी। कार्टेज व्यवस्था को ध्यान देना है। और यहाँ जो व्यवस्था थी ये व्यापार से जुड़ी। और यहाँ पर देख सकते हैं कार्टेज अमाडा काफिला व्यवस्था पुर्तगालियों से संबंधित थी। इसमें देखें बेदरा का युद्ध, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बेदरा का युद्ध जो 1759 ईस्वी में होता है, इसमें डच एवं अंग्रेजों के बीच में होता है। अंग्रेज इसमें जीतते हैं। बेदरा का युद्ध अक्सर पूछता है एग्जाम में। तो बेदरा का युद्ध जो 1759 ईस्वी में हुआ था, इसमें डचों और अंग्रेजों के बीच में ये युद्ध हुआ था, इसमें अंग्रेज विजयी होते हैं। जबकि हमने देखा था कि पुर्तगाली और अंग्रेज के बीच में जो युद्ध हुआ था, स्वली का युद्ध हुआ था 1612 ईस्वी में। और बेदरा का युद्ध जो हुआ था वो अंग्रेज और डचों के बीच में हुआ था, यानी दूसरे आने वाले क्रम में डच हैं और तीसरे पर अंग्रेज हैं। तो डचों और अंग्रेजों के बीच में जो युद्ध हुआ था बेदरा का युद्ध हुआ था। डचों के बारे में यह ध्यान दें कि हमने देखा कि डचों की जो फैक्ट्रियां हैं, यहाँ देख सकते हैं कि डचों की पहली व्यापारिक कोठी 1605 में मसूलीपट्टनम में बनाई गई थी। इसको देखें तो डचों ने भारत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी फैक्ट्री 1605 में मसूलीपट्टनम में स्थापित की। डचों की दूसरी व्यापारिक कोठी पुलिकट, दूसरी देख सकते हैं पुलिकट में स्थापित हुई, जहाँ उन्होंने अपने स्वर्ण सिक्के पैगोडा को ढाला। स्वर्ण सिक्के पैगोडा का यहीं पर ढाला, पुलिकट में ढाला। और पुलिकट को ही समस्त गतिविधियों का केंद्र बनाया, यानी पुलिकट जो दूसरी कोठी इसी को ही समस्त गतिविधियों का केंद्र बनाया। डचों ने भारत में प्रथम बार औद्योगिक वेतन भोगी रखे। ध्यान देना है कि डचों ने भारत में प्रथम बार औद्योगिक वेतन भोगी रखे। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन 1759 ईस्वी में, यानी बेदरा का युद्ध में डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन 1759 ईस्वी को अंग्रेजों और डचों के मध्य हुए बेदरा के युद्ध से हुआ, यानी डचों का अंतिम रूप से पतन हो जाता है, अर्थात भारत से पलायन कर जाते हैं। डचों के बाद जो भारत में आते हैं वो अंग्रेज आते हैं।
तो इसमें देखें 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी में 217 साझेदार थे और पहला गवर्नर थॉमस स्मिथ था। तो डच अंग्रेजों से पहले एक अंग्रेजों के बाद जो आए थे डेनिश आए, तो अंग्रेज बहुत विस्तार से, क्योंकि उन्होंने देखें तो कुल मिलाकर 150 वर्ष तक व्यापारिक रूप में भारत में व्यापार किए। यानी अंग्रेज जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में जो है हमने देखा कि प्रारंभ ईस्ट इंडिया कंपनी में 217 साझेदार थे और पहला गवर्नर थॉमस स्मिथ था, और इसकी स्थापना 21 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम जो अकबर के समकालीन थे ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया था। तो 150 वर्षों तक व्यापारिक रूप में कार्य किया। इसके बाद जो है 200 वर्षों तक शासन करने में सफल रहे अंग्रेज। तो अंग्रेजों का इतिहास जो है भारतीय इतिहास याद में बहुत ज़्यादा व्यापक है। तो अंग्रेज तीसरे स्थान पर आए, चौथे स्थान पर डेनिश आए। तो इनका बहुत छोटा सा कार्यक्रम है, डेनिश को समझ लेते हैं। इसके बाद फ्रांसीसी भी कुछ ज़्यादा करते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं कर पाते हैं जितना कि अंग्रेज कहते हैं। तो आखिर में फ्रांसीसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन ये चौथे जो आते हैं भारत में इसको देख लेते हैं। इसके बाद फ्रांसीसी और अंग्रेज को देखते हैं। तो इसमें देखें फ्रांसीसी या डेनिश देखें जो आने वाले क्रम में अंग्रेज के बाद यानी चौथे नंबर पर आते हैं। 1616 ईस्वी में भारत आए, यानी 1616 ईस्वी में भारत आए। सीरमपुर में उनका मुख्यालय था। सीरमपुर में डेनिश का मुख्यालय, इन्होंने अपना मुख्यालय कहाँ बनाया? सीरमपुर में बनाया। ट्राकेबारे तंजौर में 1620 में पहली फैक्ट्री, यानी डेनिश ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ खोली? तो ट्राकेबारे तंजौर में खोली 1620 ईस्वी में। दूसरी फैक्ट्री सीरमपुर बंगाल में खोली। सीरमपुर कहाँ है? इनका मुख्यालय जो सीरमपुर में बंगाल, वेस्ट बंगाल, उस दौरान बंगाल था क्योंकि बंगाल का विभाजन नहीं हुआ था। तो 1846 ईस्वी में ब्रिटिश कंपनी को अपनी सभी फैक्ट्रियां बेचकर वापस चले गए। ये भी जो है 1846 ईस्वी में जो है ब्रिटिश कंपनी को अपनी सभी फैक्ट्रियां बेचकर क्या वापस अपने देश चले गए। यानी यह देखें तो कुल मिलाकर 30 वर्ष तक, क्योंकि 16 में भारत आते हैं, 46 में चले जाते हैं, कुल मिलाकर 30 वर्ष तक व्यापार करते हैं भारत में डेनिश, जो चौथे व्यापारी आते हैं भारत में। अब फ्रांसीसियों को और अंग्रेजों को देखते हैं। तो फ्रांसीसियों को देखने से पहले अंग्रेज को देख लेते हैं इसमें, इसके बाद फ्रांसीसी को देखते हैं। दोनों को सम्मिलित रूप से देख सकते हैं। अंग्रेज को देखें, अंग्रेज और फ्रांसीसियों को जो सम्मिलित रूप से नेक्स्ट लेक्चर में कवर किया जाएगा। तो इस लेक्चर यहीं तक इसको समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।